नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पन्नू बाबू। 23 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था वेद और वर्ण के बारे में, जिसको मैंने फरवरी के महीने में यूट्यूब पे अपलोड किया था और आप लोगों से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था। आज के वीडियो में उसी में थोड़ा ऐड ऑन करूँगा, कुछ बातें जोड़ूंगा और फिर हम बात करेंगे भारतीय भाषा और भारतीय भोजन में जो विज्ञान है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। वेद में जैसा मैंने कहा था कि वेद जो है वो बहुत साइंटिफिक तरीका से लिखा हुआ है। उसमें जो चार वर्ण हमारे कहे जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस हिसाब से वेद भी लिखे गए हैं। बस उसमें इतनी सी बात है कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए कई जगह पे ये वर्णन है कि इसको 10 या 12 साल लग जाते हैं। और भारतीय संस्कृति में आप भारतीय सभ्यता का कोई भी शास्त्र पढ़ें तो पढ़ने से पहले ये मान कर चलें कि इसमें कुछ भी लिखा है तो उस कोई अकारण नहीं है, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर है। क्योंकि अगर आप ये मानकर चलेंगे तो आपका खोजी मन ढूंढना चाहेगा। साधारण तरीके से अब अगर आप कोई भी वेद पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, कहानियां हैं या एडवाइस है, भगवान ऐसा करते हैं तो ये ऐसा करते हैं, लेकिन असल में उसका अर्थ सिर्फ उतना नहीं है। अगर आप गौर से सोचेंगे, जैसे अथर्ववेद के पहले पेज में ही अगर आप पहला पेज जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, एक जगह जिक्र है उसमें कि आत्मा के भी तत्वों के बारे में जानकारी है। लेकिन अगर आप गौर से उसके बारे में सोचेंगे, तब समझने की कोशिश करेंगे तब, इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए कई जगह जिक्र है कि 10 से 12 साल लग जाते हैं समझने में। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ लें और समझ लें। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ये गुरुकुल में 7 वर्ष में जाते थे, 12 वर्ष तक, 5 वर्षों तक साधारण शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की, मनुष्य का शरीर, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य का के रिश्ते, आचरण, प्रकृति, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती थी। और आखिरी 2 वर्ष 12 से 14 वर्ष के बीच में वेद पढ़ाए जाते थे। पर उसमें थोड़ा सा सुधार ये है कि वहाँ उपवेद पढ़ाए जाते थे और वेद पढ़ने के लिए आगे और अध्ययन करना होता था। उसमें कई वर्ष लग जाते थे, लंबा अध्ययन चलता था, रिसर्च होता था, 10 साल 12 साल भी लग जाता था। और वर्ण के बारे में जैसा मैंने कहा था, और मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, वर्ण कहीं से जाति से जुड़ा हुआ नहीं था। जाति सिर्फ वो है जो लंबे समय तक किसी के पूर्वज काम करते रहे, वही जाति बन गई उनकी। जैसे क्षत्रिय अगर आप लें, जो क्षत्रिय में जितने भी सैनिक थे, जितने लोग लड़ाई करते थे, वो सब क्षत्रिय थे। लेकिन उन क्षत्रियों में जो राज करता था उसको बाद में, और ये 7वीं शताब्दी में हुई है, 7वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द था भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं जाति कब बना है, इधर आकर मध्यकाल में बना है। और ज़्यादातर के अगर आप लिंक ढूंढेंगे कि कब चीज़ों की शुरुआत हुई, प्रथाएं प्रथाएं जो धर्म का हिस्सा नहीं है, प्रथाएं जो हैं वो एक ग्रुप में किसी कारणवश लोगों ने शुरू की। तो वो प्रथाएं, जैसे आप सती प्रथा हुई या कोई भी इस तरह की प्रथा, जाति प्रथा ही शुरू हुई। तो जो प्रथा है वो धर्म का हिस्सा नहीं है, किसी धर्म की किताब में आपको नहीं मिलेगा। प्रथाएं वो हैं जो एक काल, देश और समूहों, अलग व्यक्ति के समूहों में ज़रूरत के हिसाब से शुरू हुई। उसी में जैसे तो आप सती प्रथा की ही बात करेंगे तो सती पहले भी होती थी। जैसे रामायण काल में आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, वो सती हुई थी अपनी इच्छा से। महाभारत में पांडु की पत्नी माद्री, वो उनके साथ सती हुई थी, पर ये उनकी स्वेच्छा से होते थे, वो उनकी इच्छा होती थी। समाज का या कोई नियम नहीं था, धर्म में कोई ऐसा नियम नहीं था, ये अपनी इच्छा होती थी। लेकिन जब मुगलों का आक्रमण, मुगलों नहीं, जब मलेच्छों का आक्रमण हुआ 712 में, और उसके बाद जब अधिकार होने लगा तो बहुत सारी प्रथाएं चली। उसी में एक प्रथा थी कि शादी होने के बाद नवविवाहिता को तभी घर के अंदर प्रवेश मिलता था जब सूकर, जिसको आप पिग कहते हैं, उसकी की बलि दी जाती थी और उसके रक्त में पैर रख करके वो अंदर आते थे। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस वक्त जो यवन थे या जो बाहरी मलेच्छ थे वो कई जगहों पे क्रूरता करते थे, अत्याचार करते थे और नवविवाहिता को उठाकर ले जाते थे।
तो पता था कि उनको कि जो यवनों में शुक्र को बहुत घृणा की नज़र से देखा जाता है, उनके मज़हब में ऐसा है कि इसको नहीं छूना है, तो इसलिए जानबूझकर तो ये प्रथाएं शुरू हुई थी। तो प्रथा है, कई जगह पे धर्म का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं हम जो मैं और आज इस वीडियो में बात करना चाहता था। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ भारतीय भाषा के बारे में। आपको आश्चर्य होगा, भारत की जो भाषा है, जो आप संस्कृत कहिए या संस्कृत से जुड़ी हुई जितनी भी भाषाएं हैं अपने यहाँ, हिंदी, तमिल, तेलुगु, खासकर जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं जो संस्कृत के ज़्यादा नज़दीक है, अगर आप गौर से देखेंगे ऐसे तो 200 से ज़्यादा डायलेक्ट होंगे अपने यहाँ, लेकिन जो 28-29 भारतीय भाषाएं हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है, अगर आप उनको भी गौर से देखेंगे तो उनमें जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो सब बहुत साइंटिफिक तरीके से निकाले गए। दुनिया में शायद कोई ऐसी भाषा नहीं है जो इतनी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। अब जैसे यहाँ स्वर ग्रंथि होती है गले में, जहाँ से आवाज़ निकलती है, शायद उसको इंग्लिश में लैरिंग्स बोलते हैं। अब यहाँ से और यहाँ तक जितने भी तरह की आवाज़ें निकल सकती हैं अक्षर या वर्ण के रूप में, वो सब अपने यहाँ वर्णमाला में है। जैसे आप पहले तो स्वर हैं अ आ आ जो है, और फिर अगर आप देखेंगे कवर कहते हैं, क ख ग घ, वो यहाँ से निकलता है। उसी में अंग यहाँ से, फिर च छ ज झ वो यहाँ से निकलता है। फिर ट ठ ड ढ जो है वो जीभ को लपेट कर हल्का तालू में, पैलेट में टच करते हैं तो निकलता है ट ठ ड ढ। त थ द ध अगर आप देखेंगे तो जीभ को, टंग को दांत के जड़ में टच करते हैं तो निकलता है। मतलब यहाँ स्वर ग्रंथि से ये होंठ तक जितनी भी आवाज़ें निकल सकती हैं, ये सारी आवाज़ें हैं। यर ल व और आखिरी में जो अक्षर त्र ज्ञ है, जो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, कई अक्षरों का, कई वर्ण का संयुक्त रूप। तो ये सब साइंटिफिक है और विश्वास मानिए पूरी दुनिया में इससे साइंटिफिक भाषा नहीं है। देखिए, ये सब सुनने में बड़ा आसान लगता है आज के समय में। आप ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब जरा सोचिए कि जिस जमाने में ये तैयार की गई होगी, जब मानव बोलना शुरू, पहले आवाज़ें निकालनी शुरू की होगी मनुष्यों की, तो वो जानवरों की तरह निकालते होंगे या कुछ करते होंगे। बाद में ऋषि मुनियों ने उनको एक वैज्ञानिक पद्धति से सूचीबद्ध किया, अलग अलग कवर। अब यहाँ से निकलने वाली सारे वर्ण एक जगह, यहाँ से निकलने वाले सारे स्वर एक जगह, इस तरह से बनाया। तो ये कितना मेहनत लगा होगा, कितनी मतलब कठोर तपस्या के बाद और रिसर्च के बाद उन्होंने इसको बनाया होगा। और अगर यहाँ से लेकर यहाँ से पूर्ण रूप से हर अंग का सही इस्तेमाल यूज़ करना है और सबको एक्टिव रखना है, तो आप मानिए संस्कृत जो है उसके लिए सबसे नंबर 1 भाषा है, दुनिया की सबसे साइंटिफिक। और सभी जानते हैं, सभी मानते हैं कि संस्कृत इज़ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जितनी भी भाषाएं हैं वो सब की सब जो है संस्कृत से निकली हैं। अब आते हैं ज़रा हिंदुस्तानी खाना पर, भोजन पर। अब देखिए, एक बड़ी बेजोड़ चीज़ है। मैं 11th-12th में था तो मैंने पढ़ा था, उस टाइम शायद 22 लाख प्रजाति के प्लांट्स का पता चला था। तो 22 लाख। अब आज के समय में अगर आप देखेंगे तो वो हो सकता है 25-30 लाख हो, मेरे पास उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। पर 22 लाख प्रजाति के प्लांट्स में से कुछ 50 या 100 चुने हुए जो अपने खाने में इस्तेमाल होते हैं। मैं सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसालों की बात कर रहा हूँ। आप सोचिए कि कितना, इसमें भी कितना गहन अध्ययन किया गया होगा। और उसमें एक मसाला जो शायद दुनिया के 200 देशों में से कुछ ही देशों के कुजीन में रेगुलर है, के खाने में हर रोज है, जैसे हल्दी, जिसको आप यूनिवर्सल एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। ये पूरी दुनिया में, मुझे नहीं लगता, शायद चाइना में भी नहीं है ये, वहाँ की कुजीन में, और यूरोप में तो कहीं शायद है ही नहीं, क्योंकि कुछ वक्त मुझे जब मौका मिला था जर्मनी में रहने का थोड़ी दिन के लिए, तो मैंने वहाँ देखा था वहाँ की कुजीन में भी नहीं है। तो ये सिर्फ अपने यहाँ है। और आज आप देख लीजिए, आज जिस परेशानी और महामारी से हम गुजर रहे हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी, कम से कम गले की सारी परेशानी के लिए हल्दी बहुत उपयोगी होता है। तो कितना
ये साइंटिफिक तरीके से आप सोचिए कि 22 लाख या 20 लाख या 30 लाख प्रजाति के प्लांट में से ये 1, 10, 20 कुछ ऐसे चुने हुए प्लांट्स ढूंढना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन किस तपस्या से और कैसे ढूंढा होगा लोगों ने, ऋषि मुनियों ने। हम आज सोचते हैं तो आज लगता है हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हो गया होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको मैं अभी 25 लाख चीज़ें सामने रख दूं और कहूं कि इसमें से कोई 20 यूज़फुल निकाल दें तो आप हम ढूंढने में शायद हमारा 10 जन्म कम पड़ जाए। आप सोचिए कितना मेहनत किया गया होगा, बहुत साइंटिफिक तरीका से। जो भी मसाला हम यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, वो सब औषधीय गुण के साथ है। हाँ, फिर ये जरूर है कि एक सीमित मात्रा में, एक नियमित मात्रा में, क्योंकि अपने यहाँ पुरानी कहावत है, अगर कम है तो दवा है, ज़्यादा हो गया तो दारू हो जाएगा, विष हो जाएगा वो। तो एक सीमित मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो सब औषधि है। और एक और बड़ी चीज़ जो आप देखेंगे, क्योंकि मुझे ये बात ज्ञात हुई जब मैं दिल्ली, आज से 10-12 साल पहले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एसोसिएट मैनेजर था। तो हमारे बगल में, बगल वाले केबिन में बैठते थे ओरैट, ऑपरेशनल रेडीनेस एंड ट्रांसफ़र टीम के जर्मनी से आए लोग। तो वो जब आए थे तो स्लिम ट्रिम, देखने में हैंडसम जैसे होते हैं। कुछ दिनों बाद, 6 महीने, साल भर बाद, सबके पेट थोड़े निकले हुए अजीब से। तो उसमें एक आदमी था, जेराल्ड नाम था। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, आप पहले फिट थे अभी। तो उन्होंने कहा कि हमें इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत टेस्टी लगता है और हम जम के खाते हैं, इसलिए थोड़ा बल्की हो गए। और यही बात जब मैं जर्मनी में था तो वहाँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की सीनियर मैनेजर थी डॉरथी बर्नहार्ड। तो हम लोग एक जगह बैठे थे, पिज़्ज़ा हाउस में खा रहे थे। तो उसने कहा कि जानते हो, मुझे सबसे अच्छा लगता है इंडियन गोट, जो इंडियन बकरे का जो मीट होता है, और वो इंडियन मसाले में पका हुआ हो सही तरीके से। तो बाद में, तब तो मैं ये इन सब चीज़ों का रिसर्च नहीं करता था, इन सब चीज़ों पे नहीं अध्ययन करता था। बाद में जब मैं इधर पिछले कुछ सालों में पढ़ा तो मुझे वो बातें याद आई। तो मुझे लगा हमारे पूर्वज कितने कितने इतने वैज्ञानिक तरीके से जीते थे। उन्होंने औषधि भी ढूंढ ली 22-25 लाख प्लांट में से, और टेस्ट का भी ख्याल रख लिया। माने पूरी दुनिया में एक तरह से सबसे टेस्टी खाने बनते हैं अपने यहाँ, लेकिन वो पूर्ण रूप से औषधि है। हाँ, उसकी मात्रा ज़्यादा कम नहीं हो, एक सीमित उचित मात्रा में ली जाए, लेकिन वो औषधि है। हाँ, है ना गजब की बात। तो ये चीज़ें थी। बाकी ये बस यही दो बातें मैं चाहता था कि इस वीडियो में शेयर करूं कि हमारी भाषा और हमारा भोजन। हाँ, एक और बात जो मैं चाहता था बताने के लिए, मेरे हमारे गांव में कहावत है। एक कहावत मैंने सुना था कि आसिन कार्तिक जो नर सोवे, उसके भाग विधाता रोवे। ये कहावत मेरी माँ पढ़ती रहती थी, बोलती रहती है। यानी आश्विन और कार्तिक के मास में अगर दिन में कोई व्यक्ति सोता है तो वो बीमारियों का घर बनता जा रहा है, जाता है उसका शरीर। एक और कहावत मैंने कुछ दिन पहले पापा के मुंह से भी और मम्मी के मुंह से भी सुनी थी। अब ये देखिए कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण है। जैसे उन्होंने कहा, मैंने अभी पिछले 2 साल से मैंने अपने ऊपर ट्राई भी किया है, वो कि चैत्र में चिरायता और बैसाख में बेल, ऐसे करके पूरे हर महीने के लिए है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे सावन में साग नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से है, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैंने अभी कुछ ट्राई किया, जैसे मैं पिछले 1.5 महीने से चिरायता ले रहा था, पिछले साल भी लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, चैत्र में आपने एक चीज़ गौर किया होगा, आप कभी भी किसी को भी ये कहते नहीं सुने होंगे कि मैंने 40, जैसे मेरी उम्र 41 होने को आ रही है, तो कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मैंने 41 बरसात देखे हैं। ये कहता है कि मैंने 41 बसंत देखे हैं। अब ये पहले मैं सुनता था, हिंदी साहित्य में पढ़ता था, इसका अर्थ नहीं समझता था क्या कारण है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने इसका अर्थ समझा है। वसंत में पूरे बॉडी की ओवर ऑयलिंग होती है, एक तरह से वो पूरा का पूरा फिर से रिफ्रेश होता है। और बहुत सारे वाइटल एक्टिविटीज़, अगर आप इवन रिसर्च करके देख सकते हैं, सबसे तेज़ वाइटल एक्टिविटीज़ होती है, कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वसंत के समय में अपने शरीर में। आप जानते हैं इसको। तो इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन का समय होता है। ये मैंने एक बार 2-4 साल पहले अपने बेटे पे ट्राई भी किया था। उसके चेहरे में बहुत फुंसी आती थी, छोटा था। तो बसंत के महीने में, ये चैत्र के महीने में, मैं उसको कसैला चीज़ें, जैसे करेला हुआ, इस तरह का
थोड़ा ये देता था। तो मैंने देखा उसके चेहरे में ये चीज़ें कम हो रही हैं। अब चैत्र में चिरौंता, चिरायता जिसको कहते हैं, जिसको रात में गर्म पानी में डालकर सुबह छान कर पी लेते हैं, तो वो अगर महीने भर आप करेंगे तो आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो चेहरे में तो दाग नहीं होगी, और भी कई सारे फायदे होते हैं उससे, जैसे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और अगर ब्लड प्रॉपर होगा, जैसे इकोनॉमी के लिए मनी होता है, उसी तरह बॉडी के लिए ब्लड होता है, तो उसके बगैर नहीं चल सकता है। तो वो पूरी तरह से एक तरह से बहुत फायदेमंद होता है। अब बैसाख में पेट खराब होता है लोगों का, पेट साफ होना चाहिए। ऐसा भी ज़्यादातर बीमारियों का जड़ पेट ही है। आयुर्वेद कहता है कफ, पित्त और वायु, इन्हीं की कमी या ज़्यादा होने से इसमें बीमारी होती है। तो अब आप समझिए कि ये जो बैसाख में बेल लेने से पेट साफ होगा तो साफ रहेगा। सावन में साग नहीं खाना चाहिए। अब उसका भी कोई वजह है, को होगा, ज़रूर होगा, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मैंने ये चिरायता मैंने ट्राई करके देखा है, तो मुझे समझ में आया कि असल में ये सारी चीज़ें, ठीक है मेरे माता पिता तो कहावत में बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको खोजा होगा, उस 22, 25, 30 लाख या जो भी प्लांट्स हैं, लाखों प्लांट्स में से खोज करके कि ये प्लांट इस सीज़न में, इस वक्त में बहुत लाभदायक होगा, उसके पीछे साइंस है। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमने इतने वसंत देखे हैं, क्योंकि इस वक्त बॉडी की मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज होती है, पूरी तरह से रिफ्रेश होता है, पूरा प्रकृति रिफ्रेश होता है। इसलिए शायद नववर्ष भी हिंदी में ये चैत्र से ही शुरू होता है, क्योंकि इस वक्त सब कुछ रिफ्रेश हो रहा होता है। तो बस यही इस वीडियो में बात करना था। पिछले वीडियो में मैंने वेद वर्ण के बारे में बताया ही था, और उसी से जुड़ी हुई थोड़ी बातें यहाँ करी हमने। और मुख्य रूप से कि हमारी भाषा और हमारा भोजन, आप देखिए कितना साइंटिफिक है। और मैंने सुना है, अब कितना सच है कितना झूठ है, मैंने सुना है कि अभी जो महामारी आई है, ये उन लोगों को इस महामारी ने छुआ भी नहीं जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। और हमारे शास्त्रों में शाकाहार को उत्तम आहार माना गया है, मांसाहार को आपदा में आहार। अब शिव पुराण में पढ़ेंगे, एक जगह है आपदा धर्म, आपद धर्म, मैंने अब उसमें एक कहानी है कि विश्व ऋषि महर्षि विश्वामित्र होते हैं, बहुत दिनों से अकाल होता है, तो वो पहाड़ से नीचे उतर के आते हैं, और एक व्यक्ति होता है, उसके पास 2 दिन पुराना बना हुआ, चूंकि अकाल पड़ा हुआ है, कुछ मिलता नहीं है, कुत्ते का मांस पड़ा हुआ होता है बना हुआ। तो वो भोजन मांगते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही है ऋषि मुनि जी, तो मैं, आप अगर ले सकें तो वो आहार लेते हैं। बाद में वो व्यक्ति पूछता है कि महर्षि, आप तो महर्षि हैं, आप तो पुण्य, मतलब एक तरह से ये सब चीज़ें आपके लिए वर्जित हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि आपदा और विपदा में हमारा धर्म में कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे नियम है, जैसे हम जनरली हमें शाकाहार लेना चाहिए, लेकिन अगर हम आपद विपदा में, ऐसी जगह हैं, जैसे मैं जब कुछ ही वक्त दिन के लिए गया था जर्मनी, तो जर्मनी में था, तो वहाँ आप शाकाहार ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलता था। 100 में से 95 डिश जो है वो नॉन वेज थे। तो ऐसे आपदा विपदा के समय या इस तरह की जगह जहाँ आपको नहीं मिले, वहाँ आप इस तरह का आहार ले सकते हैं। उसको आपद धर्म में डाल दीजिए कि आप युद्ध के समय, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जैसे पुराने समय में लोग जाते थे, तो अनाज भर भर के बोरी तो ले नहीं जा सकते थे, जानवरों को तो हाँक कर साथ में लेकर चले गए, और तो वो आपदा विपदा का समय हुआ, या अकाल पड़ा हुआ है, या बाढ़ आ गई, या आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। तो इसको आपद धर्म के रूप में शिव पुराण में एक जगह मेंशन है। तो आपदा विपदा में सिर्फ आपको इस तरह के राक्षसी भोजन या इसकी आज्ञा होती थी, मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन साधारण जो सामान्य जीवन हम जीते हैं, रोज घर में रह रहे हैं एक दिनचर्या के साथ, तो जो आपका सबसे वैज्ञानिक पद्धति से जो सबसे स्वस्थ भोजन है, शुद्ध शाकाहारी, संपूर्ण शाकाहारी भोजन, वही उसी को उत्तम माना जाता था। इतनी साइंटिफिक तरीके से अपने यहाँ धर्म बना हुआ था। इसलिए अपने यहाँ धर्म जो है, ये कोई एक व्यक्ति, जैसे दूसरी जगह है, कोई भी दूसरा धर्म आप उठाएंगे तो उसमें एक व्यक्ति ने बताया है कि ये धर्म है। अब चाहे वो
क्रिश्चियनिटी उठा लो या मुस्लिम उठा लो, एक व्यक्ति नहीं बताया कि ऐसे चलना है या ऐसे चलना है। जबकि अपना धर्म जो है वो वर्षों कितने ऋषि मुनियों ने तप करके रिसर्च करके निकाला है, तब उसमें से निकल के आया कि हाँ इस तरह से जीवन, और सब जुड़ करके बना हुआ है टोटल। इसलिए जो अपना धर्म है, धर्म का अर्थ, अपने धर्म का मूल अर्थ ही है प्रकृति आधारित जीवन, जो सही अर्थों में, और उसी आधार पे अपना रहना, अपना जैसे मैंने कहा भाषा, भोजन, खान पान, रहन सहन। यही कारण था शायद कि आप पुराने हमारे पूर्वज लोगों के पास सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी वो साधारण मिट्टी के घड़ों या लाल ईंटों के, जो मिट्टी को ही जलाकर पकाकर बनाते थे, वैसे घरों में रहना पसंद करते थे। वो ये सीमेंट छड़ और इन घरों में नहीं। सुविधाएं उनके पास सब थी। ऐसा रामायण में जिक्र आता है और महाभारत में कि उनके पास पुष्पक विमान तक सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो उस तरह के घरों में, उस तरह से, मतलब जो प्रकृति के अनुसार जो अच्छा हो उस तरह में रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको पता था प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और एक और जो सच्चाई है जो मैं जानता हूँ कि इतिहास में आप उठाएंगे तो बड़ी से बड़ी आपदा, इस तरह की महामारी आती रही है, पर भारत अगर पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के आधार पर जिए तो आज तक के किसी भी आपदा विपदा में बहुत ज़्यादा भारत पर असर नहीं पड़ा, और अब भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी अपनी जो संस्कृति है जिससे हम दूर हुए हैं, अगर हम उसमें रहें तो शायद हमें एकदम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। खैर, मेरा मकसद आज ये इस बार का वीडियो बनाने का मकसद महामारी से जुड़ा नहीं था, उसका तो रिसर्च करेंगे, डॉक्टर निकालेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति, कितनी साइंटिफिक है हमारा हर चीज़, भाषा हो, भोजन हो, वेद हो, या जो वन व्यवस्था थी, वो सब कुछ। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।